Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the इंडिया और यूएस के पर्सपेक्टिव से है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो समिट है उसको एड्रेस करते हुए यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया कि आने वाले समय के अंदर जो ट्रेड डील है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जाएगा इंडिया के साथ में। और आप देखिए कि यूएस प्रेसिडेंट के जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो पर्सनल रिलेशन है उसका भी इनके द्वारा प्रेज है वो किया गया। यूएस प्रेसिडेंट का एक और क्लेम है ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग में, उसका भी यहाँ पे मेंशन हुआ है। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को उनके द्वारा रिजोल्व है वो करवाया गया था। इंडियन अथॉरिटीज़ का जो स्टैंड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है कि पाकिस्तान के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया, उसी के लेटर फेज के अंदर में जो कन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व हुआ था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है उसके बारे में आपको जानकारी है वो होना चाहिए। आप देखिए कि जो ट्रेड डील है वो कंटिन्यूस नेगोशिएशन फेज के अंदर में था, बट लेटर फेज में यूएस अथॉरिटीज़ के द्वारा अगस्त का जो मंथ है उस दौरान में इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% का जो टैरिफ है उसको इम्पोज किया गया। और यूएस जो है इंडियन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक लार्जर डेस्टिनेशन का काम किया करता था। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ पे एक्सपोर्ट हैं वो हुआ करते थे। टैरिफ इम्पोज करने की वजह से क्या हुआ कि इंडियन प्रोडक्ट का जो प्राइस है यूएस के मार्केट के अंदर में इंक्रीज हुआ। डैट मीन्स कि उनका जो परचेजिंग परसेंटेज है या परचेजिंग नंबर्स हैं वो वहाँ पे डिक्लाइन होंगे। और ऐसे कंट्री जो इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ में कंपटीशन को कैरी आउट करते हैं, स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स इजीली वहाँ पे मार्केट के अंदर प्रेजेंस है उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे। परचेज कम होगा, इसके अलावा आप देखिए कि जो प्रोडक्शन है उसको भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। और जो लोग उस सेक्टर के अंदर में इंगेज हैं एज ए जॉब के रूप से, उनका जो जॉब है उसके रिगार्डिंग में भी कंसर्न है, उसको ये क्रिएट किया है टैरिफ को इंक्रीज करना। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि जो टैरिफ है उसकी वजह से इंडिया यूएस के रिलेशंस के अंदर में जो इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम बात करें जो डील है उसके नेगोशिएशन के अंदर भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बोथ कंट्रीज अपना जो रिजर्व पोजीशन है उसको कैरी आउट करते हैं। स्पेशली यूएस के द्वारा कहा जाता है कि जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको इंडिया के अंदर में अलाउ किया जाए, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है और यूएस के वहाँ से जो जीएम क्रॉप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट हैं वो हो सके। बट स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी नाम का एक इंस्टीट्यूशन है वही जीएम क्रॉप्स को अलाउ किया करता है। और अभी तक ओनली वन क्रॉप है जिसको अलाउ किया गया है, जो अदर क्रॉप्स हैं वो ट्रायल फेज के अंदर में है। वन क्रॉप कौन सा है जिसको अलाउ किया गया, क्या वो बीटी ब्रिंजल है या मस्टर्ड है, या आप देखिए कि जो भी क्रॉप है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, वो आपका होमवर्क है। अदर जो क्रॉप्स हैं वो ट्रायल फेज के अंदर में है, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, अगर उसको अलाउ किया जाएगा, हेल्थ के ऊपर किसी तरीके का इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा। इन सब एरियाज़ को प्रॉपर वे के अंदर एग्जामिन करने के बाद में ही उसका अलाउ है वो हुआ करता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी के द्वारा। सेकंड, आप देखिए कि जो काऊ का वहाँ पे मिल्क है, काऊ मिल्क का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ करता है यूएस के अंदर में। और स्पेशली आप देखिए कि इंडियन जो अथॉरिटीज़ का जो रिजर्व पोजीशन है वहाँ के मिल्क के रिगार्डिंग में वो इस वजह से है कि हमारा जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है उसको ये हर्ट कर सकता है। क्यों हर्ट कर सकता है? क्योंकि वहाँ पे काऊ का जो फीडिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली हमारे रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट में है। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो वेजिटेरियन प्रोसेस के रूप से जो कंसीडर किया जाता है काऊ को यहाँ पे, तो उसके अगेंस्ट में होने की वजह से इंडिया अपना रिजर्व पोजीशन को कैरी आउट करता है। हमारा जो डोमेस्टिक जो डेयरी का इंडस्ट्री है उसको भी ये इम्पैक्ट हो सकता है। और इसी वजह से आप देखिए कि डोमेस्टिक जो डेयरी है, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको इम्पैक्ट हो सके, उस वजह से हमने आरसीईपी का जो नेगोशिएशन है। आरसीईपी क्या है? आरसीईपी है हमारे यहाँ पे रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप था, स्पेशली जो आसियान कंट्रीज हैं और ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके साथ में। तो इंडिया ने 2019 के समय उससे एग्जिट किया था। उसका रीजन यही था कि हमारा जो डोमेस्टिक डेयरी का जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसमें किसी तरीके का इम्पैक्ट है वो वहाँ पे ना हो। यूएस का एक रिजर्व पोजीशन वहाँ के कॉर्न के बारे में भी है कि यूएस का जो कॉर्न है वो काफ़ी लार्जर अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस हुआ करता है। और इंडिया हमारा जो नाइबर कंट्री है म्यांमार, और आप देखिए कि यूक्रेन, उससे परचेज है वो किया करता है, यूएस के साथ में परचेज है वो नहीं करता है।
तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे कंसर्न्स हैं डील के रिगार्डिंग में हो कहा गया है कि आने वाले समय में इसको लाया जाएगा। तो हो सकेगा कि आप देखिए कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में प्रेजेंट समय में, आने वाले समय में वो एग्जिस्टेंस में आता है या नहीं आता है, ये तो समय ही यहाँ पे बताएगा। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में मेंशन किया गया है, क्या इंडिया इस एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मेंबर है? तो आप देखिए कि जब ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट होते थे तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि इंडिया को भी इसकी मेंबरशिप है वो दिया जाए। इसका एक जोग्राफिकल रीजन है कि जो पैसिफिक रिम का जो एरिया है, जो पैसिफिक रिम का एरिया है उसके जो कंट्रीज हैं वही इसके पार्ट हैं। 21 मेंबर कंट्रीज इसके पार्ट हैं। इंडिया उस जोग्राफिकल रीजन के अंदर में ना होने की वजह से इंडिया को इंक्लूड है वो नहीं किया गया था। और उस समय में आप देखिए कि चाइना के द्वारा भी इंडिया का जो मेंबरशिप है उसको अपोज किया गया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? सिंगापुर के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट साइक्लोन मोंथा के बारे में है। साइक्लोन से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है वो हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर है वो कर सकते हो। आप देखिए कि इसी तरीके से बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि साइक्लोन का जो एनर्जी है वो कहाँ से रिसीव करता है। बेसिकली आप देखिए कि जो वाटर बॉडी है जहाँ पे साइक्लोन का ओरिजिनेशन होता है, स्पेशली हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर में साइक्लोन मोंथा का जो ओरिजिनेशन हुआ वहाँ से जो एनर्जी है उसको गेन करता है। फिर इसका मूवमेंट होता है टेरिटोरियल एरिया के रिगार्डिंग में, इसका मूवमेंट होता है। बे ऑफ बंगाल का जो शेप है, जो फनल काइंड ऑफ शेप है, वो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है मोर साइक्लोन्स के ओरिजिनेशन के रिगार्डिंग में। साइक्लोन मोंथा का जो नेमिंग है वो किस कंट्री के द्वारा किया गया है? थाईलैंड के द्वारा कंट्री इसका जो नेमिंग है वो किया गया। डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से रहा? कुछ लोगों का डेथ बताया गया है, कुछ क्रॉप्स का यहाँ पे डैमेज हुआ है आंध्र प्रदेश के रीजन के अंदर में। और आप देखिए कि जो नियर बाई एरियाज हैं जिसमें तमिलनाडु भी है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में उड़ीसा भी है और पुडुचेरी का भी एरिया है, उसको भी इम्पैक्ट यहाँ पे इस साइक्लोनिक सिचुएशन की वजह से हुआ है। क्रॉप्स के बारे में एक बार हम देखें, कल भी हमने रीड किया था कि पैडी का जो क्रॉप है वो वहाँ पे उगाया जाता है, कॉटन का क्रॉप वहाँ पे उगाया जाता है, ब्लैक ग्राम है, मेज है, तो उन प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, उनको भी यहाँ पे डैमेज है वो हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में ही यहाँ पे डिस्कशन है कि हमारे एक मिनिस्टर हैं जो कि 3 कंट्रीज के विजिट के लिए गए थे और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, उनके साथ में जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन है उसको हाफली वे के अंदर में कंक्लूड है वो कर लिया गया है। और कुछ जो एरियाज में जो कंसर्न है जिसको कि आने वाले समय के अंदर भी कंक्लूड है वो कर दिया जाएगा। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो यहाँ पे एक मेजरली कंसर्न है यूरोपियन यूनियन के साथ में जो नेगोशिएशन है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि 3 कंट्रीज के विजिट के लिए गए हैं, तो उन कंट्रीज को एक बार हम देख लेते हैं। जिनेवा के विजिट के लिए गए थे। जिनेवा तो बेसिकली कैपिटल सिटी है कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस है ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, UNCTAD, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जिनेवा के लिए गए। नेक्स्ट आप देखिए कि बर्लिन में जो ग्लोबल डायलॉग होता है उसमें भी पार्टिसिपेट इनके द्वारा किया गया। और यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर सिचुएटेड है बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, तो वहाँ पे भी इनका विजिट है वो हुआ है। 50% नेगोशिएशन है वो फ्री ट्रेड नेगोशिएशन EU के साथ में वो उनका आ गया। कुछ कुछ कंट्रीज के साथ में अभी हमने जो एग्रीमेंट साइन किए हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में हमने अभी नेगोशिएशन को कैरी आउट किया है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में भी आया है 1 अक्टूबर को। अभी हमने यूके के साथ में डिस्कशन किया है, वो भी इम्प्लीमेंटेशन में आया है। EU के साथ में हमारा डिस्कशन फेज में है, US के साथ में जो हमारा डिस्कशन फेज के अंदर में है। और आप देखिए कि लैटिन अमेरिकन कुछ कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमारा डिस्कशन फेज में है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। डेट मीन्स कि हमारा जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वन ऑफ द एक रीजन है जिसके साथ में हर एक कंट्री है वो अपने आप को इंगेज करना चाहता है, बेटर अपना जो इकोनॉमिक जो मार्केट है उसको बूस्ट करना चाहता है इंडिया के साथ में। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन के बारे में है कि जो क्लाउड सीडिंग किया था उसका जो रिजल्ट है वो तो नहीं आया है, बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है वो होना चाहिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर में, जिसकी वजह से जो क्लाउड सीडिंग के जो ट्रायल्स हैं वो आर्टिफिशियल रेन के रूप से वहाँ पे कन्वर्ट हो सकें। तो क्लाउड सीडिंग के अंदर में बेसिकली किया है वो किया जाता है जिससे आर्टिफिशियल रेन यहाँ पे हुआ करती है।
तो आप देखिए कि कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि क्लाउड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में जो न्यूक्लियाई है उसके रूप से काम किया करते हैं। जिसमें यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है उसको यूज किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड है उसको यूज किया जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड है उसको यूज किया जाएगा। ड्राई आइस है उसको यूज किया जाएगा। ड्राई आइस बेसिकली क्या होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का ही एक फॉर्म हुआ करता है ड्राई आइस के रूप से। और स्टूडेंट्स यहाँ पे लिक्विड पोटेशियम है उनका भी यूज होता है बेसिकली, जिससे कि यहाँ पे जो क्लाउड फॉर्मेशन हो सके, जो मॉइस्चर है उसके क्लाउड की एक न्यूक्लियाई के रूप से ये काम करें। और जो आर्टिफिशियल रेन अगर होगा तो आप देखिए कि जो यहाँ पे पोल्यूशन का जो सिचुएशन है उसके अंदर में डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में था, इंडिया और चाइना के रिगार्डिंग में यहाँ पे कहा गया है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया है लद्दाख के एरिया के अंदर में, वहाँ पे जो डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में हाई लेवल का जो डिस्कशन टॉक्स हैं उनको कैरी आउट किया गया है। तो फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं पीस एंड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के एरिया के अंदर में इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो कितना है, 3488 किलोमीटर। अगर आपको ये बॉर्डर नहीं पता है तो आपको अपना प्रिपरेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, अगर आप कंटिन्यूस प्रिपेयर कर रहे हो 1-2 ईयर से। क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये बॉर्डर हो सकता है कि किसी काम का आपको नहीं लगता हो, बट अगर आईआर का कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज के बारे में, या आप देखिए कि बॉर्डर इश्यू के पर्सपेक्टिव से ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप वहाँ पे अगर नंबर को कोट करोगे तो आपके जो मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होने की, जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं या कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनसे इंक्रीज होगा कि 1/4 भी अगर आपको मार्क्स मोर वहाँ पे मिलता है एक क्वेश्चन के अंदर में, तो आप देखिए कि 10 क्वेश्चंस के अंदर में अगर आप यहाँ पे इस तरीके का प्रैक्टिस करते हो तो 2.5 यहाँ पे जो मोर मार्क्स हैं वो आप रिसीव करोगे कॉमन स्टूडेंट्स से। और ऐसे अगर आप 4 पेपर्स में यह करते हो तो आप देखिए कि आप यहाँ पे आपका 9-10 मार्क्स हैं वो डिफरेंट रहेंगे। कट ऑफ से अगर 9-10 मार्क्स आपके अभाव हैं तो आपका रैंकिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है, आपका सर्विस अलोकेशन है वो डिफरेंट हुआ करता है। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हैं जो आपको हार्डवर्क करना ही चाहिए अपनी प्रिपरेशन में जितना आप कर सको, क्योंकि एक कॉमन है कि मेहनत करनी है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीएम श्री के बारे में है। पीएम श्री है वो बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ मॉडल स्कूल्स को डेवलप करने का ये स्कीम है। 14,500 के आसपास कुछ स्कूल्स हैं जिनको कि पीएम श्री के थ्रू डेवलप है वो किया जाएगा। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे कैरी आउट होंगे। केरल के द्वारा पीएम श्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया था। अब आप देखिए कि वहाँ का जो अलायंस का जो पार्टनर्स हैं उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन है वो किया है कि जो समग्र शिक्षा अभियान है उसके थ्रू आप फंड तो यहाँ पे रिसीव करोगे, बट यहाँ पे उनका उनका बेसिकली अपना जो फेडरलिज्म का जो ऑटोनॉमी है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। 3 स्टेट्स जो हैं, तमिलनाडु है वो तो आप देखिए कि कोर्ट के लिए पहुंचा है, वेस्ट बंगाल है और केरल जो स्टेट है, वेस्ट बंगाल है और केरल जो स्टेट है, उनके यहाँ पे ऑब्जेक्शन है बेसिकली पीएम श्री योजना के रिगार्डिंग में। और उसको नहीं इम्प्लीमेंट करने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू जो उनको फंड प्रोवाइड होता है उसको स्टॉप है वो किया गया था। तमिलनाडु है वो कोर्ट के लिए चला गया है कि उनको जो बेसिकली कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होने की वजह से एजुकेशन यहाँ पे जो ऑटोनॉमी है वो ग्रांट किया जाए, फेडरल ऑटोनॉमी उनको होना चाहिए और उनको जो फंड है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड है वो हो सके। गजा स्ट्रिप के बारे में है, गाजा के अंदर में पीस का कुछ दिनों तक इस्टेब्लिशमेंट रहा, बट आप देखिए कि इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अटैक किया है हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा वहाँ पे। और हमास का क्लेम बताया गया है कि उनको अक्यूज्ड किया गया है कि हमास के द्वारा अटैक है वो किया गया था। हमास उस अटैक को डिनाई करता है। एग्जाम के लिए ये हमारे लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, बट आपको गाजा स्ट्रिप का लोकेशन जरूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। जो इजराइल का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आप देखिए कि गजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है। 3 एरियाज से इजराइल उसको बॉर्डर है वो करता है, बट सदर्न का जो पार्ट है वो कि यहाँ पे साइनाई का जो पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला है किसका, इजिप्ट का, जिसके थ्रू स्वेज कैनाल भी पास होता है, तो उससे अपना बॉर्डर है वो शेयर करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जिसके अंदर में डिटेंड किया गया है क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को, उनका जो वाइफ है उनके द्वारा यहाँ पे सेंटर के साथ में जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे कि किसी भी तरीके से जो सोनम वांगचुक हैं उन्होंने जो वायलेंस को प्रमोट नहीं किया, ये इनका स्टैंड है। यहाँ पे वो कंटिन्यूस 6 शेड्यूल का डिमांड है उनका कि 6 शेड्यूल के अंदर में लद्दाख को इंक्लूड किया जाए।
लद्दाख को जो स्टेटहुड है वो यहाँ पे ग्रांट हो। स्टेटहुड और 6 शेड्यूल का बात है। प्रेजेंट समय में 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट हैं? आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये बेसिकली डिमांड्स के बारे में था। यहाँ पे एनएसए का जो एक्ट है वो क्या है? एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट है। वैसे तो कॉलोनियल एरा के समय ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट हुआ करते थे, बट आफ्टर आफ्टर द आप देखिए इंडिपेंडेंस के बाद में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आए। इमरजेंसी के समय मीसा नाम का एक एक्ट हुआ करता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट है। और बाद में 1980s के समय में एनएसए एक्ट है वो लाया गया कि कोई भी पर्सन है जो सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को हार्म करता है, कोई भी पर्सन है जो फ्रेंडली रिलेशन को अगर इम्पैक्ट करता है, या आप देखिए कि जो असेंशियल सर्विस है उनका भी यहाँ पे सप्लाई को इम्पैक्ट करता है, तो उसको बेसिकली एनएसए एक्ट के अंडर में बुक है वो किया जा सकता है। तो डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन का है तो ग्राउंड्स हैं वो भी नहीं बताए जाते हैं। जिन पर्सन को अरेस्ट किया गया है उन्हीं को ग्राउंड्स मेंशन होते हैं। अपीलेट बोर्ड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होगा, वो डिसाइड करता है उनकी डिटेंशन को कि आने वाले समय में उनका डिटेंशन को कैरी आउट करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार के अंदर में, जो आप देखिए कि साइबर फ्रॉड के जो सेंटर्स हैं म्यांमार के अंदर में, साइबर फ्रॉड के सेंटर्स हैं उनके ऊपर में अटैक हुआ। तो म्यांमार के उन साइबर फ्रॉड से जो लोग हैं वो थाईलैंड के लिए चले गए, जिसमें कुछ इंडियन ओरिजिन के भी पर्सन हैं। 500 के आसपास इंडियन ओरिजिन के पर्सन हैं जिनको कि रिपेट्रिएट है वो किया जा सके, इंडिया में उनको वापस से लाया जा सके साइबर फ्रॉड एक्टिविटीज़ के अंदर में उनका इंगेजमेंट होने की वजह से। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जो ये एरियाज हैं, चाहे वो म्यांमार एंड थाईलैंड का बॉर्डर एरिया हो या कंबोडिया और लाओस का रीजन हो, आप देखिए कि इन एरियाज को बेसिकली हमारा जो हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक स्पेशल विंग है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, या जिसको I4C के नाम से भी जानते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो इसको साइबर स्लेवरी के रूप से कंसिडर किया करता है। ये साइबर स्लेवरी के ये कैफेज हैं जहाँ पे जो उस कंट्री के जो लोग हैं उनको फ़ोन करवाया जाता है, साइबर फ्रॉड करने का कोशिश है वो किया जाता है। और यहाँ पे लोग किस वजह से जाते हैं? जॉब के एस्पिरेशन के लिए जाया करते हैं। काफ़ी बार आप देखिए कि लोगों को पता भी होता है, फिर भी वो यहाँ पे अर्निंग प्रोसेस के लिए उन एरियाज़ में, उन साइबर फ्रॉड्स की एक्टिविटीज़ के अंदर में उनका इंगेजमेंट है वो आपको मिलेगा। कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ये एक्टिविटीज लार्जर वे के अंदर में देखने के लिए मिलती हैं? म्यांमार और थाईलैंड का जो बॉर्डर एरिया है, म्यांमार और थाईलैंड का बॉर्डर एरिया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो कंबोडिया है, कंबोडिया और लाओस का जो रीजन है, कंबोडिया लाओस का जो बॉर्डर रीजन है वहाँ पे। और जो सैटेलाइट इंटरनेट के लिए जो स्टार लिंक नाम का एक जो कंपनी है इलॉन मस्क का, तो उनका स्टार लिंक का जो इंटरनेट है उसको भी यूज किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले स्टार लिंक ने वो इंटरनेट प्रोवाइड के बारे में डिनाई किया था। इंटरनेट उनके द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, स्टार लिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है उसके थ्रू में, जिससे कि किसी भी तरीके का जो साइबर एक्टिविटी है उसको रोका जा सके इस रीजन्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फेक एसिड अटैक के बारे में है कि एक पर्सन के द्वारा फेक एसिड अटैक है वो किया गया, उन्हीं के द्वारा अटैक कर दिया गया और अपने जो नाइबर जो पर्सनस हैं या जिनसे उनका किसी तरीके का डिस्प्यूट था उनको आप देखिए कि क्लेम किया गया। अब उसका यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन है वो किया गया है। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि काफ़ी बार आप देखना कि जब भी हम क्राइम के बारे में रीड करते हैं तो हमेशा कोई ना कोई क्लोज वन जो पर्सन है वही क्राइम के अंदर में इंगेज होता है। हमेशा इस तरीके के जो फेक एसिड अटैक्स नहीं होते हैं। काफ़ी बार जो अटैक किया जाता है, काफ़ी बार इस तरीके के जो अटैक देखने के लिए मिलते हैं। अब तो ओवर द ईयर्स वो रिड्यूस हुए हैं, बट कब किसी समय ये लार्जर नंबर में हुआ करते थे। तो आप देखिए कि वो क्लोज वन पर्सन है जो उस पर्सन को जानता है, वो वहाँ पे किसी डिफरेंट मोटिव के थ्रू अटैक है वो करता है। फिर 2013 के समय लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। 2013 के समय में लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है जिसमें क्या किया गया कि अगर कोई पर्सन है जो एसिड को सेल करता है तो उनके पास में प्रॉपर लाइसेंस वो होना चाहिए। और जिस भी पर्सन को आप एसिड को सेल करोगे उसका आपके पास में आईडी कार्ड होना चाहिए, जिससे कि आप उसको आइडेंटिफाई है वो किया जा सके, किस पर्पज़ के लिए उनको एसिड को खरीदना है ये भी उनको बताया जा सके। तो 2013 का ये केस है, लक्ष्मी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी अग्रवाल नाम से एक पर्सन है जिनके ऊपर में अटैक किया जाता है, एक उनके नॉन पर्सन के द्वारा। और
उनके द्वारा यही क्लेम था कि वो मैरिज प्रपोजल या किसी इसी तरीके से उनके द्वारा मना कर दिया गया था। आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में एक मूवी भी था, शायद छपाक नाम का मूवी था, जो एसिड अटैक का उस स्टोरी के पर्सपेक्टिव से था। तो ये हमारे यहाँ पे केस है पॉइजन एक्ट के अंडर में। ये जो आप देखिए कि कहा गया था पॉइजन एक्ट के अंडर में इसको कवर किया जाता है कि लाइसेंस यहाँ पे होना जरूरी है। हमारा जब गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसेबिलिटी का एक्ट लाया गया, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया गया था 7 से 21। तो उसके अंदर एसिड अटैक के जो सर्वाइवर्स हैं उनको भी नंबर ऑफ डिसेबिलिटी का जो सिचुएशन है उसके अंदर में काउंट है वो कर लिया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आया है जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से मेंशन है। उत्तराखंड के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारा टूरिज्म का पोटेंशियल है, चाहे वहाँ का इकोलॉजिकल सिचुएशन वहाँ पे होना हो, या आप देखिए कि टूरिस्ट विलेज हैं जो भी काफ़ी सारे जो टूरिस्ट विलेज हैं जो डेजिग्नेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है। और स्टूडेंट चार धाम यात्रा भी आपको यहाँ पे, चार धाम यात्रा जो है वो भी यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन मिलेगा जिसमें लोग हैं वो विजिट किया करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और नॉर्वे के बारे में है, मेरीटाइम सेक्टर के अंदर में कोऑपरेशन को यहाँ पे कहा गया। अभी रिसेंटली मुंबई के अंदर में इंडिया मेरीटाइम वीक है जो ऑर्गेनाइज हुआ है, और वहाँ पे मेरीटाइम सेक्टर को एक नए डोमेन के रूप से अवेयर किया गया है कि नॉर्वे ने और इंडिया ने जिस तरीके से कम्प्रीहेंसिव मैरीटाइम क्लस्टर्स को डेवलप किया है, इंडिया और नॉर्वे का जिस तरीके से मैरीटाइम सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, तो ज़रूरत है कि दोनों कंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ में जो कोऑपरेशन है उसको यहाँ पे कैरी आउट करें। कोऑपरेशन को किस तरीके से कर सकते हैं कि बोथ नेशंस जो हैं ओशियन और कोस्टल जो एरिया है, ओशियन और जो कोस्टल एरिया है, ओशियन और कोस्टल एरिया को एज ए नेचुरल असेट के रूप से देखते हैं कि उनके पास में ये जो नेचुरल असेट्स है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस नेचुरल असेट्स को मोर वे के अंदर में हार्नेस करने का ज़रूरत है, मोर वे के अंदर में कनेक्ट करने का ज़रूरत है, जिससे कि पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है या इकोनॉमिकल जो कॉन्टैक्ट है उसको यहाँ पे बूस्ट किया जा सके। शिप बिल्डिंग एक यहाँ पे एरिया है जिसमें भी यहाँ पे बहुत कंट्रीज हैं जो अपना इंगेजमेंट है उसको कैरी आउट कर सकते हैं। इंडिया का जो शिप बिल्डिंग का जो कैपेसिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी आप देखिए कि एग्जिस्टेंस में जो शिप बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज है वो नहीं है। इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज हैं जिनके साथ में हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन किया है, तो उसको यहाँ पे बताया गया कि पार्टनरशिप बूस्ट के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट ये नया एग्रीमेंट है, इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करेगा। इंडिया नॉर्डिक समिट के अंदर भी हमने ओशियन डायलॉग या ब्लू इकोनॉमी को फोकस के रूप से रखा था। तो ग्रीन मैरीटाइम के पार्टनर्स हैं, समय के साथ में हमको मैरीटाइम सेक्टर के अंदर में जो एमिशन लेवल है उसको भी रिड्यूस करना है बोथ नेशंस को, और ग्रीन जो हम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है या सस्टेनेबल जो पार्टनरशिप है उसको मैरीटाइम सेक्टर के अंदर में बूस्ट है वो कर सकते हैं। आईआर के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट एरिया है, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि नॉर्डिक नेशंस के साथ में कैसे हमारा मैरीटाइम सेक्टर का कोऑपरेशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, शिप बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज है, लॉजिस्टिक डेवलपमेंट का जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर इम्पोर्टेंस को बताया गया इसी मैरीटाइम सेक्टर के रिगार्डिंग में वो एड्रेस करते हुए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जिसको कि बूस्ट किया था उसको डब्ल्यूटीओ के अंदर में चैलेंज किया गया है चाइना के द्वारा। चाइना ने कहा है कि इंडिया अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इस तरीके से अगर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो अदर नेशंस के लिए जो फेयर प्लेइंग फील्ड है, जो उनको ट्रेड को कैरी आउट करना है, तो उसको ये वायलेट है वो करता है। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर में ये उनका चैलेंज है। जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है कि हमें कोर एरियाज के अंदर में जो प्रोडक्शन की रिगार्डिंग में जो बेसिक थिंग्स हैं उसमें कोऑपरेशन करना है, उनको यहाँ पे सपोर्ट करना है। और आप देखिए कि जो वैल्यू चेन सिस्टम है, जो यहाँ पे स्मॉल स्केल जो वैल्यू चेन्स हैं उनको डेवलप करना है, जिसके कि कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर में हमारा जो बूस्ट है वो हो सके। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट जो ताई अहोम्स हैं, ताई अहोम्स ओबीसीज के अंदर में आया करते हैं, बट एसटी के रिगार्डिंग उनका डिमांड है। तो ये कम्युनिटी आपको पता होना चाहिए, आसाम के अंदर में मेजरली रूप से रहा करते हैं, और शेड्यूल ट्राइब के रिगार्डिंग उनका यहाँ पे डिमांड है। जापान के जो नए 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 जो आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में डिस्कशन किया है। उन्होंने यही कहा है कि जो क्वेड के रिगार्डिंग में जो बोथ कंट्रीज का कोऑपरेशन है उसको हमें बूस्ट करना है, इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर भी हमें कोऑपरेशन को बूस्ट करना है, और सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया। फर्स्ट यहाँ पे टेलीफोनिक डिस्कशन हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या यहाँ पे मेंशन है
जो इंडिया और जापान का स्पेशल स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको हमें यहाँ पे बूस्ट करके रखना है, कंटिन्यूस कैरी आउट है वो करना है। और इंडियन लोग हैं वो इंडियन जो पर्सनस हैं वो मोर जापान के लिए जाएं, वहाँ के इकोनॉमिक जो जॉब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो एस्पिरेशन है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो वहाँ पे प्ले करें। क्लाइमेट चेंज के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया कि लास्ट ईयर जब COP29 का मीटिंग हुआ था, COP29 का मीटिंग कहाँ पे हुआ था, अजरबैजान के वहाँ पे, अजरबैजान का जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ। फिर आप देखिए उसके अंदर में एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स हैं, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड जो गोल्स हैं उनको एग्जिस्टेंस में लाया गया था कि ऐसे गोल्स जो हैं जिसमें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं मोर पैसा है वो प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका डिमांड है कि 27 लाख करोड़ के आसपास 27 लाख करोड़ जो पैसा है 2035 तक प्रोवाइड किया जाए। प्रेजेंट समय में कितना प्रोवाइड होता है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, 2 लाख करोड़ पर यहाँ पे प्रोवाइड होता है। तो आप देखिए कि जिस तरीके का डिमांड है उससे 12 टाइम्स मोर यहाँ पे जो मनी है वो चाहिए अगर हमें क्लाइमेट क्राइसिस को फेस करना है। डेवलपिंग कंट्रीज को इस तरीके से जो मोर पैसा है वो प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो अडेप्टेशन के पर्सपेक्टिव से हो, मिटिगेशन के रिगार्डिंग में हो या कंपनसेशन के पर्सपेक्टिव से हो। COP30 का मीटिंग कहाँ पे होगा, ब्राज़ील का जो बेलम का एरिया है वहाँ पे COP30 का मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के फेड के बारे में है, उन्होंने कुछ कट है उसको कैरी आउट किया है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। मेलिसा नाम का जो हरिकेन है जो कि क्यूबा के वहाँ पे इम्पैक्ट किया है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स पैसिफिक का जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे जो साइक्लोनिक सिचुएशन होती है, एक जगह उनको टाइफून के नाम से जाना जाता है, एक जगह उनको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। और जापान आप देखिए कि अब यूएस के साथ में कोऑपरेशन कर सकता है जिससे कि मेरीटाइम जो यहाँ पे चाइना के साथ में जो उनका थ्रेट है या उनका जो चाइना को डेटर करने के रिगार्डिंग में यूएस के साथ में मोर एग्रीमेंट है, मोर कोऑपरेशन को किया जा सकता है। ब्राज़ील के वहाँ पे क्या हुआ, ब्राज़ील के वहाँ पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर में जो लोग इंगेज हैं उनको पुलिस के द्वारा अपना जो ऑपरेशंस हैं वो कैरी आउट हुए हैं। पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान को यहाँ पे वार्न किया गया है जिस तरीके का उनका बॉर्डर इश्यूज में जो कंसर्न्स हैं उसके बारे में। और बांग्लादेश के रिगार्डिंग में है कि जो शेख हसीना जो अर्लियर फेज में वहाँ पे लीडर हुआ करते थे उनका जो पॉलिटिकल पार्टी का बैन हुआ है, तो ये जो कम्प्लीटली इलेक्शन प्रोसेस को भी बाइकआउट उनके द्वारा किया जा सकता है। रोमानिया जो कि यूक्रेन के वहाँ पे सिचुएटेड है, रोमानिया के वहाँ पे बताया गया कि यूएस अपना जो फोर्सेज है उनका जो कट है वो कर सकता है, मोर फोर्सेज का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए उस एरिया के अंदर में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नाटो का जो एरिया है वहाँ पे। म्यांमार के अंदर में आप देखिए कि इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो वहाँ का जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उनके द्वारा कहा गया कि फॉरेन मीडियाज को भी अलाउ किया जाएगा उस इलेक्शन को कवर करने के रिगार्डिंग में। और साउथ कोरिया के साथ में अपना जो डील है उसको मेंशन किया है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा। साउथ कोरिया आप देखिए कि सुपर एजिंग का सिचुएशन में है, मोर देन 20% का जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पे 60 प्लस में काउंट हुआ करता है, तो सुपर एजिंग का कैटेगरी में साउथ एरिया काउंट हुआ करता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।